चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिलता है, लेकिन कई बार कयास है वो लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं राजनीतिक गलियारों में कि जो नेता हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी दल के अंदर शामिल होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लोकेश शर्मा जी, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के ओएसडी के तौर पे जो काम किया था, लेकिन अब लगातार वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, उन बयानों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में बने हुए। लोकेश जी, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, क्योंकि बयान जो आपके हैं लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और जिनके साथ आपने काम किया उनके खिलाफ आप जिस तरीके से कह सकते हैं कि आपके बयान आते हैं और उनको लेके लगातार आप सुर्खियों में आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खिलाफ शब्द है, ये कहीं मायने नहीं रखता। मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, किसी का विरोध नहीं किया। जब हम विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और परिणामों के बाद जो मैंने बात कही, वो एक भावना थी। और वो जो कुछ भी मैंने लिखा था सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, उसमें मैंने कारण बताए थे कि क्या-क्या परिस्थितियाँ रही, किस वजह से, किन-किन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से जो पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने की कगार पे थी, यानी एकमात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहां सरकार की वापसी होने की शत प्रतिशत संभावना थी। लेकिन किन-किन वजहों की कारण हम वापस सरकार में नहीं आ पाए, मैंने वो भावना व्यक्त की थी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अशोक गहलोत जी की खिलाफत कर रहा हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है और वो जो सच्चाई जिसको मैंने उस दिन बोला वो पहले क्यों नहीं बोली? तो उसका बड़ा सीधा-सा जवाब है कि जिस ज़िम्मेदारी से मैं बंधा हुआ था, उसकी अपनी मर्यादाएँ होती हैं, उसकी अपनी सीमाएँ होती हैं और सीमाओं में रह के बात की जाती है। आप सभी को ध्यान होगा कि मैंने 7:30 बजे बाद जब मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद मैंने अपनी भावना व्यक्त की, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को मैं पहले लिखता या पहले उजागर करता, तो मेरी पार्टी को नुकसान होता। मैंने तो ये सारी चीज़ें जब परिणाम आ चुके, उसके बाद इसलिए व्यक्त की कि अब आने वाले समय में जो-जो भी कमियाँ, खामियाँ हमारी रही, उन पे हम सुधार करेंगे और जब सुधार करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएँगे। वही मेरा एक मंतव्य था। लेकिन आपने कहा कि आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। अगर बात की जाए ये हाल ही के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे हो या फिर अन्य कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार पिछली सरकार है वो चर्चा में आ रही है और पूरे राजस्थान के अंदर जो वर्तमान सरकार है वो आरोप लगा रही कि कांग्रेस के राज के अंदर लगभग 17 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। उसके अंदर कई मंत्री भी हैं, कई इसके अंदर ये और कहा जा रहा है जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पेपर लीक के अंदर उनका भी इन्वॉल्वमेंट। देखिए, वो जो मंत्री हैं, उन्होंने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी या उन्हें ऐसे कुछ तथ्य मिले होंगे जिसकी वजह से वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन वाक़ई मेरा मानना ये है कि पेपर लीक की घटनाओं से प्रदेश में हमारी सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार थी, उससे बहुत बड़े भारी नुकसान को उठाना पड़ा। युवाओं की नाराज़गी इस कदर हो गई थी कि हर युवा ये कहने लगा कि कांग्रेस है जो पेपर लीक करवा रही है। तो वो परिणाम हमारे सामने आए। लेकिन निश्चित तौर पर पेपर लीकों को जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं में जो लोग जिम्मेदार थे, वो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एक मिलीभगत तो थी ही थी, जिसकी वजह से इतने बड़े स्कैंडल्स हुए, इतने बड़े जो पेपर लीक की घटनाएं हुई। रीट का आपको ध्यान होगा, रीट पेपर लीक एक ऐसा प्रकरण था जिसमें कई दिनों तक, हफ्तों तक हमारी सरकार ने ये माना तक नहीं कि पेपर लीक हुआ है। जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, दबाव बढ़ने लगा, तब ये स्वीकार किया गया कि हाँ, ये सेकंड का जो पेपर है लेवल 2 का, वो लीक हुआ है और उसको रद्द करना चाहिए। अब रद्द कर दिया, घोषणा कर दी, लेकिन जो लोग ज़िम्मेदार थे, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाए, उसे लेकर भी एक बड़ा, यानी आपस में इतनी चर्चाएँ हुई कि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें कैसे हटाया जाए, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें थी, तो इसमें भूमिकाएँ तो उन लोगों की कहीं न कहीं लिप्त लेकिन थी। आपने आपने कहा कि जो लोग उसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग थे? क्योंकि आप भी उस समय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के तौर पे आप कार्य कर रहे थे। कौन लोग थे वो लोग पेपर लीक में?
देखिए, ज़िम्मेदार तो तमाम लोग जो पता रहता है कि सरकार में चाहे वो मंत्री हैं, उस विभाग के क्या मंत्री भी अफ़सर उसमें हैं शामिल थे? या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हैं या सीएम हैं, संज्ञान में तो जब कोई घटना हो जाती है तो मुझे लगता है सभी को पता होता है कि ये घटना कैसे हुई है और किसकी वजह से हुई है। तो लेकिन जब हम ये कहें कि अपना आदमी है और अपन ने ही तो इसे चेयरमैन बनाया है, इसका क्या कसूर है? तो समझ जाना चाहिए कि कहाँ तक उस सारे के सारे जो लीक जैसी घटनाएँ हुई, उनकी तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम में इस तरह की कमियाँ थी, खामियाँ थी, कुछ मिलीभगत भी रही होगी या अपना कह के बचाने के जो काम किए गए, उससे भी बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो मैंने तो कल भी ये सवाल उठाया कि उन युवाओं को कौन न्याय देगा जिनका हित उस पूरे के पूरे प्रकरण में उनके नुकसान हुआ, जिनके हितों पर कुठाराघात हुआ, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनको कौन न्याय देगा? तो कहते हैं ना कि जब समय होता है उस समय पर सही कदम नहीं उठाए जाएं तो खुद के साथ साथ पार्टी को, सरकार को, सभी को नुकसान होता है। वो नुकसान तो हमने भुगत लिया, लेकिन आज भी राजस्थान में पेपर लीक को लेकर इतना भारी युवाओं में आक्रोश है कि हर जगह वही चर्चा होती है। नई सरकार आई, उसने भी यही मुद्दा उठा रखा है कि कांग्रेस की सरकार में लगातार पेपर लीक होते रहे, पेपर लीक होते रहे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है। इसने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, है ना, और पता भी लगा है कि कौन-कौन उसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी घटनाएँ हुई हैं, उनकी तह तक पहुँचा जाए और जो भी उसमें शामिल रहे हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एक चीज आपने कहा कि वर्तमान सरकार है वो काफी अच्छा काम कर रही है पेपर लीक को लेकर, लेकिन आपकी भी सरकार थी उस समय भी, एसओजी भी आपकी सरकार के अंडर में ही थी, अधिकारी वही थे। क्या वजह हुआ कि जिसकी वजह से आज वही अधिकारी हैं वो पेपर लीक माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं? कहते हैं ना कि हर काम को करने के पीछे मंशा होनी ज़रूरी है। कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति और मंशा की कमी रही। इसी किसकी वजह किसकी से कमी थी इसमें? तो जो भी सरकार चलाते हैं, चाहे वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उनकी राजनीतिक मंशा और इच्छा शक्ति जब तक ये क्लियर नहीं हो किसी भी काम को करने की, तो कहते हैं ना कि न्याय तो तभी मिलता है जब हमारी मंशा होती है किसी को दिलवाने की। अगर मेरी मंशा ही नहीं होगी किसी को न्याय देने की, तो मैं न्याय क्या करूँगा? तो यही कारण रहे कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ। उसके बाद भी किन लोगों का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ और वो आज तक भी भुगत रहे हैं। आप कहीं भी किसी से पूछो, वो कहेगा कि भाई पेपर लीक की वजह से मेरा तो भविष्य बर्बाद हो गया। तो ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि युवाओं के साथ पेपर लीक जैसे होती है घटनाएं, आप भी युवा हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो क्या कांग्रेस पार्टी में युवाओं के साथ न्याय हो रहा है? मैं कहूँ तो अभी पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कैसे? आज के समय में आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे तमाम युवाओं को मौका दे, ऐसे तमाम लोगों को आगे आने का अवसर प्रदान करे, ऐसे नौजवानों की शक्ति को उपयोग में ले जो आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकें। हमें आज के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करनी है। ये नहीं कि जिन लोगों ने टिकट ले लिया, जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो टिकट चाहता ही नहीं था फिर भी पार्टी ने मुझे जबरदस्ती टिकट दे दिया, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो जो खुद ये कह रहा है इस कि कड़ी मुझे में तो मुझे इस तो ये कड़ी में चुनाव लड़ना ही नहीं था। लोकेश जी इस कड़ी के अंदर कईयों ने टिकट वापस भी दिया है। जैसे आप बात कर लीजिए, प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनको रिप्लेस किया गया है, जो पहले आपके प्रत्याशी उतारे गए थे। क्या वजह रही जिसकी वजह से लगातार प्रत्याशी बोल रहे हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, फिर भी पार्टी हमें जबरदस्ती, चाहे इसमें विजेंद्र ओला हो? देखिए, कहीं न कहीं पार्टी एकदम से जब इतनी बड़ी हार हुई तो डिमोरलाइज़ तो हो ही जाते हैं सभी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि नई युवा और नौजवान की ऊर्जा शक्ति को काम में लेने से, अब देखिए, अब जयपुर ग्रामीण का माहौल देखिए, यहाँ एक नए नौजवान लड़के को प्रत्याशी बनाया है तो उसने पूरा अच्छा माहौल बना रखा है। परिणाम क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ भी नए लोगों को अवसर मिला, विधानसभा चुनाव में भी जिन-जिन नए नौजवानों को उम्मीदवार बनाया गया, 80-90% लोग वो चुनाव जीत कर आए हैं।
और जिन लोगों को हमने दोबारा रिपीट किया, जिनके प्रति व्यक्तिगत रूप से नाराजगी थी प्रदेश की जनता की, उनको घर बिठा दिया। तो जब तक युवाओं को आगे नहीं लाएंगे, पूरे सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। ये नहीं कि सिर्फ जाति की राजनीति करनी हो, कोई कहे कि हम तो इस जाति के हैं इसलिए हमें ये पद मिलना चाहिए, कोई कहे कि हम तो इनके नजदीकी हैं इसलिए हमें ये पद मिलना चाहिए। नहीं, उसकी काबिलियत देखो। युवा जो एक अपने अंदर काम करने की क्षमता रखता हो और विषय के विशेषज्ञ हो, जिसको ये पता हो कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, इन सब की शक्ति को एकत्रित करके काम करने के लिए जब आगे बढ़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद ज्यादा होगी। आज की तारीख में लेकिन सचिन सचिन पायलट जी बोल रहे हैं कि मैं युवाओं का मतलब साथ लेके पूरे देश का भविष्य देखता हूँ, युवाओं को साथ लेके चलते हैं। अगर मैं लोकेश शर्मा की बात करूं तो लोकेश शर्मा हैं, किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ सचिन पायलट हैं तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, जिनके साथ आपने पिछली सरकार के अंदर काम भी किया। किस तरीके से देखते हैं दोनों नेताओं? इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट जी युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। आप देखिए, पिछले भी जब विधानसभा चुनावों में टिकटों का बंटवारा हुआ तो बहुत से उन्होंने अपने नौजवान लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उनको टिकट दिलवाए भी। और लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं या जिनकी पैरवी उन्होंने मजबूती के साथ की। तो मुझे लगता है कि वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बात की अशोक गहलोत जी की, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश में जिसने ये सोचा कि मैं ही कांग्रेस हूँ, वहीं से नुकसान और कहते हैं ना कि पतन की शुरुआत हो गई थी। और एक ऐसा माहौल बन गया चारों तरफ कि ये मैसेज दिया गया कि हमारे अलावा कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। लेकिन तो उससे नुकसान हुआ ना। आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। सेम यही बयान जैसे आपने बताया कि मैं ही कांग्रेस हूँ, या फिर दो चार लोगों के बीच में फंस के रह गई है राजस्थान की कांग्रेस, ये बयान था रिछपाल मिर्धा ने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी। उस तरीके के अगर बड़ा नेता इस तरीके का बयान देता है किसी पार्टी के खिलाफ, और वो लगातार अपने जीवन का मतलब उस पार्टी के लिए लगातार काम करता है, और फिर अचानक से वो इस तरीके का बयान देकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति यूं ही अपने परिवार को और अपने कुनबे को छोड़कर नहीं जाता। वो उसका यही कहना, मैं तो आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि जितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, आप किसी भी व्यक्ति के बयान सुन लीजिए, उस हर व्यक्ति ने इस प्रदेश में के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम अवश्य लिया होगा। ये कहा होगा कि हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई तानाशाही है। ना कहीं उनको ये लगा कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। पार्टी में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था या जो वो अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, समय रहते उन्हें ना तो रिस्पॉन्स दिया गया, ना उनसे बातचीत की गई। इसीलिए तो कहा गया, आपने अभी जिनका उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस हो गई है। तो कांग्रेस एक व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस विचार है, और उस विचार को पनपाने के लिए हमेशा नए लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। और जब तक ये नहीं होगा, कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं आ पाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि अब भी समय रहते ये जितने लोग हो गए हैं जिन्होंने ये माना कि हम ही कांग्रेस हैं, हम ही चलाएंगे, और एक ही व्यक्ति को दो दो तीन तीन बार अवसर दिया, चाहे वो चुनाव हार गया हो, या ऐसे लोगों को अवसर दिया जो ये कहते हैं कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जिनको टिकट दे दिया उन्होंने ये कह के लौटा दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं है। तो ऐसी एक्सरसाइज कांग्रेस करती ही क्यों है? जो लोग काबिल हैं, जो लोग मांग करते हैं, देखिए देना उसे चाहिए जिसे आवश्यकता हो, जो मांग करता हो, तभी तो वो उसकी महत्वता समझता है। अन्यथा तो वो ये कहेगा, चुनाव हार जाने के बाद भी ये जवाब आएंगे कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था, पार्टी ने मुझे जबरदस्ती लड़ाया, ये तो मेरी भलमन साथ है कि मैंने चुनाव लड़ा, वरना आपके पास कैंडिडेट ही नहीं था। वो ऐसा ना ठोकेंगे हमारी पार्टी पे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और आने वाले भविष्य में ऐसी जो चुनौतियां हैं, जो हम लगातार देख रहे हैं कि हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कांग्रेस का मूल सिद्धांत है कि धर्मनिरपेक्षता, समानता और सभी को साथ लेके चलने वाली बात है, वो तभी पूरी तरह से हो पाएगी जब हम नए लोगों को अपने साथ आगे लाने का प्रयास करेंगे। एक लास्ट सवाल मेरा ये है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये चल रही है कि लोकेश शर्मा जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। क्या यह कयास वाकई में सच है, या फिर लोकेश शर्मा ने मन बना लिया है कि अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से आपके मुलाकात हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री से हो या फिर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके साथ, क्या वजह है जिसकी वजह से ये कयास फिर से तेज हो गए?
देखिए, वजह तो मुझे लगता है कि जिस तरह बेबाकी से और स्पष्टवादिता के साथ तथ्यों को सही रूप में, चाहे वो हमारी सरकार की कमियां रही हों या हमने क्या-क्या गलतियां की उनकी बात रही हो, वो मेरे बयान रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन्हें करना छोड़ूंगा नहीं। जब तक आलोचना तथ्यों के रूप में करते रहेंगे, मुझे लगता है कहीं न कहीं कभी तो कोई सवेरा होगा, कभी तो सुबह होगी कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया लेकिन आपने जाएगा। मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं मैं दिया। वही उसी जवाब पे आ रहा हूँ कि राजनीति में मेल मुलाकातें होती रहती हैं और राजनीतिक व्यक्ति का किसी दूसरी विचारधारा के व्यक्ति से मिलना, ये इस बात को इंगित नहीं करता कि हम पार्टी बदल रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जी मेरे पुराने परिचित हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्हीं के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला, तो हमारे विषय अलग थे। और मुझे लगता है कि इन मुलाकातों की वजह से ये चर्चाएँ ज़्यादा तेज़ हो गई कि मैं कोई पार्टी बदल रहा हूँ, पार्टी दूसरी में जा रहा हूँ। मैं अभी किसी और पार्टी में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, काम कर रहा हूँ और जो भी मुझे ज़िम्मेदारी दी जाएगी मैं उसके लिए पहले भी कर रहा था, बिना ज़िम्मेदारी के भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बिल्कुल, ये थे लोकेश शर्मा जो कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर ओएसडी के तौर पर लगातार काम किया और अब जो सरकार के जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दरमियान जिस तरीके से चाहे वो टिकटों के बंटवारे का मामला हो या फिर अन्य जो पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार पिछली सरकार यानी अशोक गहलोत सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।